हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 10 का विज्ञान। और कक्षा 10 के विज्ञान में हम पढ़ने जा रहे हैं आज रसायन विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी हम पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, अब तक जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में, जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। और पूरे के पूरे केमिस्ट्री के सेक्शन को हम कवर करेंगे। आपको पता है कि आपका जो विज्ञान का जो सब्जेक्ट है उसमें 3 सेक्शन हैं। एक तो रासायनिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान और एक भौतिक विज्ञान। तो इसी सीरीज में हम 3 लेक्चर ऐसे लेकर आएंगे जिसमें MCQ होंगे, PYQ यानी प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसके 3 लेक्चर आपको मिलेंगे, जिसमें से ये पहला लेक्चर है। और पहले लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं केमिस्ट्री को। तो आपकी केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं वो इसमें क्लियर हो जाएंगे, बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या जिन्हें आप कहते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें कवर होंगे आपके बायोलॉजी का सेक्स जो पार्ट है वो पूरा कवर हो जाएगा। सारी बायोलॉजी एक ही लेक्चर में आ जाएगी। और फिर लास्ट का जो तीसरा लेक्चर आएगा उसमें सारी फिजिक्स एक ही लेक्चर में आ जाएगी। तो जो आज का लेक्चर है हमारा और ये जो तीनों लेक्चर आएंगे, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखो, वन शॉट लेक्चर है, यानी हम पूरी केमिस्ट्री के रासायनिक विज्ञान के पूरी की पूरी किताब में जो रासायनिक विज्ञान के जितने भी चैप्टर हैं उनके बहुविकल्पीय प्रश्नों को यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को और जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हैं PYQ, उन्हें एक ही लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है बेटे, तो आप समझ जाओ कि लगभग 7 से 8 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे इस लेक्चर को देखने के बाद। और इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाने का नहीं है बिल्कुल भी, इस बात की पूरी श्योरिटी है। ठीक है बेटे, तो आपको ध्यान से समझते रहना है, बस बिल्कुल ध्यान से समझते रहना है हर एक चीज को। ठीक है बेटे, ध्यान से समझते रहना है। स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ जो है केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का एक क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। देखो कब पूछा गया है, 2024 में। 2024 में ये क्वेश्चन आया है बोर्ड परीक्षा में। और इस क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से, क्या है इसमें। इसमें कहा गया है रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y इज इक्वल टू 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl में Y क्या है। Y बताना है क्या है इसमें। ठीक है, तो इसमें Y क्या है, देखो आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी। 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस SO2, यानी जब फेरिक क्लोराइड की जलीय विलयन की सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया कराई जाती है या फेरिक क्लोराइड के जलीय विलयन पर SO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो FeCl2 H2SO4 और HCl बनता है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, C है, SO2। तो यहाँ Y के जगह क्या आना चाहिए था, SO2। ठीक है बेटे, चलो नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। ये रासायनिक समीकरण है कि हम किसकी अभिक्रिया PCl5 के साथ कराएं जिससे CH3 COCl बने, POCl3 बने और HCl बने। तो आपको पता है कि हमें यहाँ रिएक्शन में लेना पड़ेगा एसिटिक एसिड। देखो ये एसिटिक एसिड CH3COOH की जब PCl5 के साथ क्रिया कराते हैं तो CH3COCl POCl3 और HCl बनता है। कैसे बनता है, ये रिएक्शन हमने सिखा रखी है। CH3COOH है आपके पास, देखो CH3COOH, ये CH3COOH है। और इसके ऊपर जब आप PCl5 का रिएक्शन कराते हो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो 2023 और 24 का क्वेश्चन है, बोर्ड के मॉडल पेपर 23-24 में ये क्वेश्चन दिया गया है। जब इसके ऊपर आप PCl5 का रिएक्शन करते हो तो क्या होता है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाते हैं। 5 Cl हैं, एक Cl इधर जुड़ेगा, एक Cl इधर जुड़ेगा,
और बीच में जुड़ेगा PCl3। क्या बना देखो, CH3COCl, ये रहा CH3COCl, POCl3, ये रहा POCl3, और HCl, ये रहा HCl। तो ये रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इस रिएक्शन को मैंने आपको समझा रखा है कई बार। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2023-24 में पूछा गया है। ये भी निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। NaOH के ऊपर किसका रिएक्शन करें कि सोडियम एसीटेट बन जाए और जल बन जाए। NaOH के ऊपर किसका रिएक्शन करना चाहिए। तो ये रिएक्शन जो है ना वो ऐसा रिएक्शन है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि NaOH का रिएक्शन जब आप एसिटिक एसिड के साथ करते हो CH3COOH के साथ, तो CH3COONA बनता है और H2O बनता है। ये लिखा हुआ है यहाँ। ऐसा पता क्यों होता है, क्योंकि जो NaOH है उसमें से तो निकलेगा OH क्योंकि वो क्षार है, और CH3COOH में से निकलेगा H। तो H और OH मिलकर तो बनाते हैं H2O, और ये बनता है आपका CH3COONA। बॉक्स के बाहर देखो क्या है, CH3COONA, सोडियम एसीटेट। ये बन गया सोडियम एसीटेट। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, 2023-24 के मॉडल पेपर में आया लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो लेड है और जो नाइट्रेट है ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो इनकी संयोजकता पता होनी चाहिए आपको। लेड की संयोजकता तो होती है 2 और नाइट्रेट की होती है 1। तो इसका मतलब हमें यहाँ तो लिखना है 1 और यहाँ लिखना है 2, तो ये हो जाएगा Pb। 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। नाइट्रेट के बाहर 2 लिखना है तो इसका होल ट्वाइस करना पड़ेगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। देख लो कौन सा है, PbNO3 का होल ट्वाइस ये है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो संयोजकता के हिसाब से हम सूत्र बनाते हैं और हमें ये सूत्र याद भी रहने चाहिए कि लेड नाइट्रेट का सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। जिंक के ऊपर जब सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन हम कराते हैं तो जिंक हाइड्रोजन को हटा देता है उसकी जगह से, तो हाइड्रोजन तो अलग हो गया, कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। और साथ में क्या बना, Zn ने इसकी जगह ले ली, ZnSO4, जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस निकली। अब सवाल बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर जिंक ने हाइड्रोजन को क्यों हटा दिया, क्योंकि आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी में पढ़ा है कि जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है और हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। इसका मतलब वो हाइड्रोजन को हटा सकता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है, इसलिए वो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है। तो कौन सी गैस निकलेगी, यहाँ निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ये उत्तर ए सही है हमारा। कौन सी गैस निकलती है, जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और जिंक सल्फेट बनता है। ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, विस्थापन। जब एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को उसके स्थान से हटा देती है ना, जो ज़्यादा क्रियाशील स्पीसीज होती है वो कम क्रियाशील स्पीसीज को उसके स्थान से हटा देती है। और जब एक कोई भी स्पीसीज का मतलब होता है परमाणु, आयन या अणु, कुछ भी हो सकता है। अब मैं परमाणु, आयन या अणु अलग अलग शब्दों का प्रयोग करूंगा तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो परमाणु, आयन या अणु जो हैं, इन्हें तीनों चारों चीजों को ना बोलकर केवल एक शब्द का प्रयोग हम करते हैं जिसे कहते हैं स्पीसीज। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना किस चीज का उदाहरण है। 2023 का क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा का। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, तो यहाँ मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। जब आप कार्बन को वायु में जलाते हो तो C+O2 = CO2 बनता है। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ गए आपस में। तो जुड़ने वाली अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये है सही ऑप्शन ए, संयोजन अभिक्रिया। किसका उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का, क्योंकि इसमें
दो स्पीसीज आपस में क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं। जुड़ने वाली अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं ना। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, ये कैसी अभिक्रिया है? देखो इसमें जिंक ने हाइड्रोजन को हटा दिया उसकी जगह से, तो जिस अभिक्रिया में एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को हटा देती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बी, विस्थापन अभिक्रिया है ये। कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, Fe2O3 प्लस 2Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe, Al2O3 प्लस 2Fe, यानी यहाँ क्या हुआ, यहाँ एल्यूमिनियम ने Fe को हटा दिया। देखो Fe के ऑक्सीजन के साथ कौन था? पहले Fe था, अब ऑक्सीजन के साथ कौन है? एल्यूमिनियम है, यानी एल्यूमिनियम ने Fe को हटा दिया है उसकी जगह से। तो यहाँ लिखा हुआ है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कैसी अभिक्रिया है? इसमें ये भी हटा रहा है, एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को उसके स्थान से हटा रही है, तो भी ये भी कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका ऑप्शन डी सही है। कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में एक स्पीसीज का मतलब मैंने आपको बताया अणु, परमाणु या आयन, एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को हटा देती है ना, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। या तो आप उसे विस्थापन अभिक्रिया कहो, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहो, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहो। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 9, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, 2019 में आया। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सी बात गलत है? असत्य। ध्यान से देखना, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, इसमें सत्य मान लेते हैं। सत्य और असत्य, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। परीक्षा में आप प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे, फिर उसका उत्तर लिखोगे। ये सारे क्वेश्चन तो गोले करने हैं, आपको पता है 20 क्वेश्चन जो आएंगे वे तो सारे OMR सीट आएगी, तो OMR सीट में आपको सही ऑप्शन को गोला करना है। ठीक है। ये है 2PbO प्लस कार्बन। लेड ऑक्साइड ने जब कार्बन के साथ रिएक्शन करी तो लेड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। ठीक है, लेड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब देखते हैं कौन सा असत्य है। सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है। भाई सीसा तो अपचयित नहीं हो रहा, भाई सीसा तो नहीं हो रहा अपचयित। अपचयन किसका हो रहा है? सीसे के ऑक्साइड का। देखो लेड ऑक्साइड था, यहाँ खाली लेड है, तो सच्चाई तो यह है कि लेड ऑक्साइड का अपचयन लेड में हो रहा, और ये यूँ कह रहे कि सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा नहीं हो रहा अपचयित, अपचयित तो हो रहा है लेड ऑक्साइड। इसका मतलब उन्होंने कहा था असत्य कौन सा है, एक तो यही लग रहा मुझे असत्य। सीसा तो अपचयित हो ही नहीं रहा, अपचयित तो लेड ऑक्साइड हो रहा लेड में। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण थोड़ा ही हो रहा, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा। उपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है CO2 में, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है, और ये कह रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ये भी गलत लग रहा मुझे। नंबर 3, कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है, कार्बन का उपचयन हो रहा है CO2 में। ठीक है, सही बात है, ये ठीक है। हमें बताना है कि कौन सा गलत है। देखो हमें क्या बताना है, कौन सा असत्य है। तो ये तो सही बात है, इसे तो हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, हमें तो जो गलत है उन्हें सेलेक्ट करना है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है लेड में, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब जो असत्य है वे पहला और दूसरा है। पहला और दूसरा कौन सा है? पहला और दूसरा, ये तो सही आंसर है पहला और दूसरा। यहाँ वास्तविकता में क्या हो रहा है कि लेड ऑक्साइड का अपचयन तो लेड में हो रहा है, और कार्बन का ऑक्सीकरण CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है। इसका तो अपचयन हुआ क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकली, और इसका उपचयन हुआ क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ी। ये तो कॉन्सेप्ट सारे चैप्टर में आपको क्लियर कर रखे हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी कहते हैं, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 10वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है?
मतलब सोडियम एसीटेट के ऊपर हम किसका रिएक्शन कराएं और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कि जो मीथेन गैस बन जाए और सोडियम कार्बोनेट। 2024 में क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन आपने पढ़ रखी है कि जब सोडियम एसीटेट के ऊपर आप सोडा लाइम का रिएक्शन कराते हो, यहाँ सोडा आएगा NaOH, सोडा लाइम का रिएक्शन कराना है। और ये भी बात सिखा रखी है आपको कि यहाँ से इतनी चीज निकल जाएगी। क्या निकला है? Na2CO3। देखो ये नीचे रिएक्शन दे रखी है, ये CH3 और H, ये तो बन गया CH4, और क्या निकला है? Na2CO3, ये Na2CO3 निकल गया। तो सही ऑप्शन NaOH है। कहाँ लिखा हुआ है NaOH? ये रहा, ये है हमारा सही आंसर बी। सही आंसर क्या है? बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 2024 में आया। सोडा लाइम से रिएक्शन कैसे करता है हमारा सोडियम एसीटेट, मीथेन गैस बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ताज़ा बनाए रखने के लिए तेल के नमूने को लंबे समय तक प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तेल के नमूने को ताज़ा बनाए रखने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड तो काम नहीं कर सकती। आपको सिखाया था कि जो आपके वे पैकेट होते हैं ना, चिप्स के पैकेट होते हैं, बच्चे जो खाते हैं, वो कुरकुरे खाते हैं या नमकीन के पैकेट में फूले रहते हैं, उसमें हवा भरी रहती है। तो बच्चे सोचते हैं कि हमने दिए तो थे 5 रुपए या 10 रुपए, 5 रुपए या 10 रुपए में हम हवा खरीद लाए। तो उसमें इतनी हवा जो भरी होती है वो नाइट्रोजन और अक्रिय गैस भरी होती है, उसमें नाइट्रोजन और हीलियम। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन तो उसे खराब ही कर देंगी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो काम कर जाएगी पर ऑक्सीजन तो उसे खराब कर देगी। कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड काम नहीं करने की, ये सही आंसर है। हीलियम या नाइट्रोजन, हीलियम भरो या नाइट्रोजन भरो। वैसे नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन सस्ती पड़ती है हीलियम के मुकाबले। यदि हम हीलियम और नाइट्रोजन का कंपैरिजन करें तो हमारी जो नाइट्रोजन गैस है वो सस्ती है। तो जितनी भी चिप्स बनाने की कंपनी है, या चिप्स के अलावा दूसरी चीज़ क्या होती है वो कुरकुरे, उनके पैकेट में सब में नाइट्रोजन गैस ही भरी होती है, ध्यान रखना। तो वो तेल को सड़ने नहीं देती है यदि नाइट्रोजन भरोगे आप। तो सही उत्तर पता चल गया, हीलियम या नाइट्रोजन। नंबर 12वां क्वेश्चन 2019 का है, बोर्ड का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है? कौन सा युग्म प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा? सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, यानी कॉपर का रिएक्शन करा रहे हम किसके साथ? सोडियम क्लोराइड के साथ। अब बेटे कॉपर में इतनी हिम्मत नहीं है कि सोडियम को धक्का दे दे यहाँ से, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर सोडियम से नीचे रखा हुआ है, और धातु जो नीचे होती है वो कम क्रियाशील होती है। यदि कॉपर और सोडियम का तुलना करें तो सोडियम ऊपर है, कॉपर नीचे है, इसका मतलब कॉपर सोडियम को नहीं हटा सकता। मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, यानी एल्यूमिनियम क्रिया करेगी मैग्नीशियम क्लोराइड से, ये भी नहीं चलने का काम। इसलिए नहीं चलने का क्योंकि एल्यूमिनियम भी कम क्रियाशील है मैग्नीशियम से, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को नहीं हटा सकता। फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, यानी सिल्वर Ag, फेरस सल्फेट FeSO4, यहां भी वही चक्कर है। सिल्वर आयरन को नहीं हटा सकता क्योंकि सिल्वर कम क्रियाशील है आयरन से, विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहे से नीचे रखा गया है। सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर, यानी कॉपर का रिएक्शन हम करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ये रिएक्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर से ऊपर है, इसका मतलब कॉपर धातु सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर सिल्वर को हटा देगी, यानी तांबा चांदी को हटा देता है, ये चीज ध्यान रखना। और यही रिएक्शन पॉसिबल है, डी इसका सही आंसर है। और ये रिएक्शन मैंने कई बार आपको सिखाई है कि कॉपर जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है तो कॉपर नाइट्रेट बनता है और सिल्वर हो जाता है बेघर। कॉपर ने किसे हटा दिया? सिल्वर को हटा दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, लोहो चूर्ण पर, लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए, सही उत्तर पर निशान लगाइए।
लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो ये तो लोहे का चूर्ण है और HCl का रिएक्शन जब आप कराओगे तो क्या होगा, Fe हाइड्रोजन को हटा देगा उसकी जगह से, और जब हाइड्रोजन को हटा दिया तो बन गया, देखो FeCl2 बन जाएगा, क्योंकि Fe तो एक है, दो Cl है, FeCl2 बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी यहां से। ठीक है बेटे। तो लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। आयरन क्लोराइड को आप FeCl2 को आयरन क्लोराइड, लोहे का क्लोराइड कह सकते हो। ये तो सीधी बात है, बस और तो कुछ नहीं होने का। ऑप्शन मिल गया आपको सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में कहा गया है जिंक की कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराई, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बन गया। यहां जिंक ने कॉपर को हटा दिया उसकी जगह से। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये जो हटाने वाली अभिक्रिया है इसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, या तो विस्थापन कहो या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहो। ध्यान रखना ये अभिक्रियाओं की पहचान आपको होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा है, अगर 15वां क्वेश्चन है 2022 में आया बोर्ड परीक्षा में, रासायनिक समीकरण BaCl2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2HCl, ये किस तरह की अभिक्रिया है भाई। BaCl2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2HCl। भाई योगात्मक अभिक्रिया तो ये है नहीं, योगात्मक अभिक्रिया तो उसे कहते हैं जिसमें दोनों स्पीसीज जुड़ जाती हैं आपस में। निराकरण अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें कोई सरल अणु निकलता है, जैसे जल बन गया साथ में, या फिर HCl बन गया साथ में। तो जिसमें कोई सरल अणु निकल जाता है, जैसे हाइड्रोजन गैस निकल गई, कोई सरल अणु यदि निकलता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में तो उसे हम कहते हैं निराकरण अभिक्रिया, या विलोपन अभिक्रिया भी कह सकते हो आप उसे, ये भी नहीं है। अवक्षेपण अभिक्रिया ये हो सकती है क्योंकि इसमें बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनेगा। यहाँ तीर का निशान नीचे की तरफ को लगाना चाहिए था इन्हें, तीर का निशान नीचे की तरफ को लगाते तो उससे पता चलता कि कैसी अभिक्रिया है। अवक्षेपण, एक मिनट जरा होल्ड करो। हेलो, हाँ ठीक है ठीक है, साउंड क्लियर है ना। देखो, हाँ तो ये कैसी अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया, तो सही आंसर इसका क्या है, सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न अभिक्रिया में अपचायक
पहचान कर लिखिए। अपचायक, अपचायक उसे कहते हैं जिसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा हो। देखो, अपचायक उसे कहते हैं जिसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा हो। Fe के पास 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ Fe के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब Fe का तो खुद का अपचयन हुआ। जिसका खुद का अपचयन हुआ है वो अपचायक नहीं हो सकता। अपचायक वो होता है जिसका खुद का ऑक्सीकरण हुआ हो, यानी खुद का उपचयन हुआ हो। इस कार्बन के पास एक ऑक्सीजन था, अब देखो कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन है। इसका मतलब यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का खुद का ऑक्सीकरण हुआ है या उपचयन हुआ है। जिसका खुद का ऑक्सीकरण हुआ वो दूसरों के लिए अपचायक है, तो हमारा सही उत्तर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कहीं है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड ये है, ये सही उत्तर हमारा बी है इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज पढ़ाई थी आपको कि जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है वो दूसरों के लिए अपचायक का काम करता है, और जिसका खुद का अपचयन होता है वो दूसरों के लिए ऑक्सीकारक या उपचायक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? ये तो पता ही है आपको, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनता है, क्या बनता है? ग्लूकोज। तो इसका सही उत्तर ये है ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज ही तो बनता है। ये C6H12O6 ये है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। 6CO2 + 6H2O प्लस सूर्य का प्रकाश तो तीर के ऊपर लिख देना चाहिए था, और हरित लवक या पर्णहरिम भी लिखना चाहिए था तीर के ऊपर या नीचे। तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। ये रिएक्शन याद होनी चाहिए सबके। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनता है? ग्लूकोज। कब आया था ये क्वेश्चन? 2024 में आया था। देखो 2024 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को देखो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ कुछ नहीं है गलत छप गया, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करा इन्होंने, उष्मा यानी डेल्टा, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैसी अभिक्रिया है? इसमें एक पदार्थ 2 भागों में टूट रहा है। भाई विस्थापन अभिक्रिया तो हो नहीं सकती है। विस्थापन अभिक्रिया तो उसे कहते हैं जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को हटा देता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया भी नहीं है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? आयनों की अदला बदली हो जाती है। यह हो सकती है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन माने टूटने वाली अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया तो हो नहीं सकती। संयोजन अभिक्रिया तो जुड़ने वाली अभिक्रिया को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी है, अपघटन अभिक्रिया है, यानी टूटने वाली अभिक्रिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu, यह कैसी अभिक्रिया है? देखो यहाँ जो है Fe ने कॉपर को हटा दिया। Fe ने किसे हटा दिया? कॉपर को। और हटाने वाली अभिक्रिया को आप क्या कहते हो? विस्थापन अभिक्रिया। तो ये कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। ऐसा सवाल पेपर में आएगा, जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन है, 3 बीकर A, B तथा C में से प्रत्येक में 25 ml जल लिया गया। तीनों बीकर में जल ले लिया 25-25 ml। बीकर A, B तथा C में क्रम से, A में तो NaOH डाल दिया, B में डाल दिया निर्जल कॉपर सल्फेट और NaCl की कुछ मात्रा मिलाई गई। नहीं, इन्होंने कहा तीनों में ही मिलाई गई। पहले NaOH डाला, कॉपर सल्फेट और NaCl। अच्छा क्रम से कह रहे, क्रम से। 3 बीकर A, B तथा C में से प्रत्येक में 25 ml जल लिया गया। ठीक है, हर एक में 25 ml पानी ले लिया, और क्रम से NaOH, A में तो NaOH डाल दिया, B में डाल दिया निर्जल कॉपर सल्फेट और C में डाल दिया NaCl। यह देखा गया कि बीकर A तथा B के विलयनों के तापमानों में वृद्धि हुई, यानी A और B में तो गर्म हो गया वो पानी जो 25 ml था, जबकि बीकर C के विलयन का तापमान कम हो गया। C वाला पानी हो गया ठंडा, जितना पहले था उससे ठंडा हो गया। तो निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? A और B का तो हो गया गर्म, यानी जब A और B में रिएक्शन हुई होगी ना तो ऊष्मा निकली होगी। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है
तो उष्मा निकलने से ही तो गर्म हो जाता है वो पूरा का पूरा मिश्रण या विलयन। तो बर्तन ए और बी जो थे हमारे, उसमें जो अभिक्रिया हुई वो ऐसी हुई जिसमें उष्मा निकली थी, और तीसरे बर्तन में अभिक्रिया ऐसी हुई जिसमें उष्मा अवशोषित हुई। तो जिन अभिक्रियाओं में उष्मा निकलती है उन्हें कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, और जिनमें उष्मा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। तो ए और बी में तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। देखो, बीकर ए तथा बी में उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हुई, ये बिल्कुल सही है। बीकर ए तथा बी में उष्मा शोषी नहीं, उष्मा तो निकली, गर्म हो गए थे में। बीकर सी में उष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई, बीकर सी में तो उष्मा शोषी अभिक्रिया हुई सी में। तो पहला और चौथा सही है। अब देखते हैं पहला और चौथा कौन से में दे रखा है इन्होंने। पहला और चौथा ये रहा, ये देखो ये दे रखा है सी, तो इसका सही उत्तर सी लगा कर आना है। पहला और चौथा सही है जो स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जिन अभिक्रियाओं में उष्मा निकलती है ना उन्हें कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिससे पूरा बर्तन गर्म हो जाता है। जैसे आप बिना बुझे चूने को जब पानी में डालते हो ना, कैल्शियम ऑक्साइड को जब घर में रंग वगैरह कराते हैं तो पहले चूने का ही प्रयोग किया जाता था, और बिना बुझे चूने को जब पानी में घोलते थे तो पूरी बाल्टी गर्म हो जाती थी वो। तो उष्मा जिन अभिक्रियाओं में निकलती है उन्हें कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो ए और बी बर्तन गर्म हो गए थे तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया थी, और सी वाली जो थी उसमें ठंडा हो गया था पानी तो उष्माशोषी अभिक्रिया थी। बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट से अभिक्रिया करके, बेरियम क्लोराइड ये है और अमोनियम सल्फेट ये है, ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे, क्रिया करके बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड निर्मित करता है। यह बन गया बेरियम सल्फेट और यह बन गया अमोनियम क्लोराइड। यह अभिक्रिया निम्न में से किस प्रकार की है। इसमें एक तो आयनों की अदला बदली हो रही, देखो बेरियम के पास क्लोरीन था, अब तो बेरियम के पास क्लोरीन नहीं है, अब क्लोरीन चला गया अमोनियम के पास। तो जब आयनों की अदला बदली होती है ना, तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो एक तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, और इसमें जब आयनों की अदला बदली हो रही तो ये बात भी पक्की है कि आयनों की अदला बदली हो रही तो द्विविस्थापन या उभय अपघटन, उभय अपघटन यहाँ कहीं लिखा नहीं हुआ, पर अभी एक क्वेश्चन पहले भी आया था, उसमें बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना था। किसका अवक्षेप बना था? बेरियम सल्फेट का। तो ये जब इसमें अवक्षेप बन रहा है तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। कैसी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। तो 21वें का सेकंड और फोर्थ सही है। अब देखो सेकंड और फोर्थ ये लिखे हुए, देखो सेकंड और फोर्थ, तो हमारा ऑप्शन डी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए अभिक्रिया के प्रकार को सूची 2 में दिए गए उदाहरण के साथ सही मिलान करके नीचे दिए गए कूटों की सहायता से, कूटों माने कोड्स, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अब ये इन्होंने जो है जोड़े मिलाओ वाला सवाल दे दिया जो छठी 7वीं 8वीं में आता था। हमें जोड़े मिलाने हैं। देखो जोड़े मिलाने हैं। संयोजन अभिक्रिया कौन सी है इसमें से? संयोजन अभिक्रिया का अंदर जुड़ने वाली अभिक्रिया, देखो जुड़ने वाली अभिक्रिया कौन सी है? कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर जुड़ा, जब ये तो वही रिएक्शन आ गई जो मैं बता रहा था, बिना बुझे चूने को पानी में मिलाते हैं, तो ये तो इसका तो जो ए है ये तो इसके साथ मैच कर रहा है। संयोजन अभिक्रिया, जुड़ने वाली अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया माने टूटने वाली अभिक्रिया, वियोजन को आप अपघटन भी कह सकते हो। वियोजन अभिक्रिया कहाँ हो रही? ये हो रही कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म कर रहे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा हो। तो 2 4। उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें एक स्पीसीज दूसरे को हटा देती है। ये विस्थापन अभिक्रिया यही तो है। देखो Fe ने कॉपर को हटा दिया, देखो कॉपर सल्फेट था बन गया फेरस सल्फेट। तो सी हमारा मिलेगा इससे तीसरे से। और डी उपचयन अभिक्रिया माने ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ रहा, देखो सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा, तो ये इससे। तो सही आंसर है हमारा 2 के बाद ए का तो 2 है, बी का है 4,
2 4 और इसका है 3 1। 2 4 3 1 देखो कहाँ है, 2 4 3, ये तो पहला ही मिल गया देखो, 2 4 3 1। तो सही उत्तर हमारा ए है। सही उत्तर क्या है? ए। समझ रहे हैं ना आप भाई? संयोजन अभिक्रिया ये है 2, वियोजन अभिक्रिया ये है 4, विस्थापन अभिक्रिया ये है 3, उपचयन अभिक्रिया ये है 1। तो 2 4 3 1 ढूंढने थे, ढूंढ लिया हमने, 2 4 3 1। तो सही उत्तर हमारा यही है ए। तो ए को गोला करना है हमें वहां परीक्षा में। अब देखो यहाँ निर्देश दिए गए हैं, कुछ निर्देश ये दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 23 से 25, इन प्रश्नों में दो कथन अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं। ठीक है, इन प्रश्नों के नीचे दिए अनुसार उचित विकल्प को चुनकर दीजिए। ए का मतलब क्या होता है? ए, यदि ए ऑप्शन लिखना है आपको तो इसका मतलब है ए और आर दोनों सही है, यानी कथन भी सही है और स्टेटमेंट जो उसका रीजन बताया गया वो भी सही है। बी का मतलब है ए और, यहाँ पूरा पढ़ लो इसे, ए और आर यानी जो बात कही गई कथन वो भी सही है, और आर का मतलब जो कारण बताया गया वो भी सही है, और आर माने रीजन, कारण द्वारा ए की सही व्याख्या हो रही है। और बी यदि आप आंसर दोगे तो बी का मतलब है कथन भी सही है और आर भी सही है, तथा आर द्वारा ए की सही व्याख्या नहीं हो रही है। यदि दोनों बातें सही हैं पर आर सही नहीं व्याख्या कर रहा है ए की, तो ऑप्शन बी देना है। और ऑप्शन सी देना है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी देना है ए गलत है और परंतु आर सही है। इनमें से आपको देना है। ठीक है, देखो अब देखना जरा, इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को। ये 23वां क्वेश्चन हमें उसी हिसाब से देना है इसका आंसर। अभिकथन ए, इन्होंने कहा अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। अब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन होता है, तो ए तो सही है। कारण आर देखें, वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन यानी स्पीसीज इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका मतलब इन्होंने ये भी सही बताया, आर भी सही बताया, और जो कारण बताया ना इसका ए का कारण जो आर में बताया गया वो भी सही है। तो हम ऑप्शन ए को चुनेंगे, ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए हमें बताता है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर द्वारा ए की सही व्याख्या हो रही है, तो ऑप्शन ए चुनेंगे। और यदि ऐसा होता कि ये तो सही होता और ये भी सही होता, पर कारण उसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा होता, बातें दोनों सही होती, पर जो आर है वो उसकी ए की व्याख्या नहीं करता सही, तो हम ऑप्शन बी को चुनते। अब देखो 24वां क्वेश्चन देखो। अभिकथन ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होती है, होता है, होना चाहिए था, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। भाई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में तो ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा शोषी में होता है शोषण, तो ये तो गलत है बात। कारण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया निम्न ताप पर नहीं होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब इसका उत्तर क्या देना है हमें? डी। डी क्यों देना है? क्योंकि ये गलत है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होती है। डी पता क्यों दिया उत्तर? देखो मैं बताता हूं। पहली बात गलत है, डी का मतलब होता है ए गलत है परंतु आर सही है, तो ए गलत है आर सही है। आर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया निम्न ताप पर नहीं होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया निम्न ताप पर होती ही नहीं है, उसे तो ज्यादा ऊष्मा चाहिए। तो इसमें ए ये गलत है, ये सही है, इसलिए डी दिया हमने आंसर। 25वां देखो जरा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। 25वां है अभिकथन, देखो क्या है। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया, बिल्कुल सही बात है। कारण जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, यह भी सही बात है। मतलब है तो दोनों बात सही, पर ये सही व्याख्या नहीं है इसकी, तो बी चुना जाएगा। देखो बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर के द्वारा ए की सही व्याख्या नहीं हो रही है। ठीक है,
ऐसे सवाल आने लग गए अब परीक्षा में, ध्यान रखना। तो जितने मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव, ये सारे करके जाने हैं पक्के, आपको बिल्कुल पक्के करके जाने हैं, यही आएंगे पेपर में। अगला दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया, देखो क्वेश्चन नंबर 1, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया। शून्य पीएच वाला विलयन होता है। शून्य पीएच, भाई 7 से कम पीएच है तो अम्लीय ही होगा। तो कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति होगी उसकी, अम्लीय। ठीक है, जिस विलयन का पीएच 7 से कम होता है वो तो अम्लीय ही होता है, और जिसका पीएच 7 होता है वो उदासीन, और जिसका पीएच 7 से ज्यादा होता है वो क्षारीय। यहाँ लिखा है, दूसरा क्वेश्चन है 2024 में आया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये है, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। यदि इसकी आपने पानी से रिएक्शन करा दी ना, 1.5 जल के अणु 1.5 ले लिए हमने, आधा तो था ही। तो जल से यदि आप इसे पानी में, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हड्डी टूट जाती है और डॉक्टर जो प्लास्टर करते हैं वो सफ़ेद रंग का, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, ये फार्मूला है उसका। प्लास्टर ऑफ पेरिस को यदि आप पानी में घोल देते हो जैसे डॉक्टर साहब करते हैं, तो होता क्या है कि ये बनता है हमारे पास CaSO4 इंटू 1.5 तो जल का अणु ये है और आधा ये है, तो 2 हो गए जल के अणु। तो इस तरह का यौगिक हमें प्राप्त होता है, और इस यौगिक को हम पता क्या कहते हैं? जिप्सम। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बिल्कुल कठोर हो जाता है ना पानी मिलने के कारण, तो जिप्सम बनता है। तो इसका सही उत्तर ये है डी, जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? जिप्सम, जो एक कठोर पदार्थ है, वो हमारी हड्डी को हिलने नहीं देता फिर बिल्कुल भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव की प्रकृति है। ये तो सबको ही पता, H पॉजिटिव आयन है तो अम्लीय ही होगा। कहाँ है अम्लीय? ये रहा, अम्लीय ही तो होगा। कैसी प्रकृति होती है? अम्लीय। 2024 में आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन। अम्लीय विलयन का पीएच मान है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। ये सही उत्तर है बी, 7 से कम। ये भी बोर्ड में आया क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं आज, और ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाने पक्के बिल्कुल, इसलिए समझते रहो बिल्कुल ध्यान से। अगला क्वेश्चन है सीट्रस फल। सीट्रस फल का मतलब जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, अनानास, चकोतरा, ये सारे जितने भी रसदार फल होते हैं उन्हें कहते हैं सिट्रस फल। सिट्रेसी फैमिली के हैं, जैसे नींबू, संतरा आदि में उपस्थित होता है, जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं। सबको सिखा रखा है कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है, इसी वजह से वे स्वाद में खट्टे होते हैं, जितने भी रसदार फल हैं। अगला क्वेश्चन, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। ये भी ध्यान रखना, जब भी आप हल्दी को क्षारक में डाल लोगे यानी बेस में डाल लोगे, तो रंग जो है भूरा लाल हो जाता है। कैसा? भूरा लाल। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा हो जाता है? भूरा लाल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? भाई अम्लीय लवण वो होगा जिसमें H होगा, यहाँ H नहीं है, कहीं नहीं है, ये रहा, ये H है। तो सोडियम बाइसल्फेट में विस्थापनीय H पॉजिटिव आयन है, तो इसलिए यह कैसा लवण है? अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, ठीक है, सामान्य लवण, सरल लवण, सिखा रखे हैं ना सारे, द्विक लवण। धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है। भाई धावन सोडा का फार्मूला ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ये होता है धावन सोडा। तो कितने अणु हुआ है जल के? 10। तो ये उत्तर है सही, डी। धावन सोडा में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, ध्यान रखना। Na2CO3 धावन सोडा नहीं होता, Na2CO3 जो है वो सोडा ऐश होता है, सोडा ऐश। अगला क्वेश्चन, उदासीन घोल का पीएच। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, पहला ही ऑप्शन सही है। उदासीन विलयन का पीएच मान तो 7 ही होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। भाई सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4,
तो इसमें कितने एच हैं? 2, ये रहे 2 एच। तो 2 देखो, ये रहा उत्तर, ये उत्तर सही है ए। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। भाई एसिटिक अम्ल का सूत्र ये है CH3COOH। ये कितने एच पॉजिटिव आयन है इसमें? एक, तो इसकी क्षारकता एक ही होगी। ये है सही उत्तर। ये किसी भी अम्ल में जितने विस्थापनीय एच पॉजिटिव आयन होते हैं उसे कहते हैं उस अम्ल की क्षारकता। जैसे CH3COOH में एक ही एच पॉजिटिव आयन है, इसलिए इसकी क्षारकता एक होगी। HCl में भी एक एच पॉजिटिव आयन है तो उसकी क्षारकता भी एक होगी। H2SO4 में 2 हैं एच पॉजिटिव आयन तो उसकी क्षारकता 2 होगी। इसी तरीके से H3PO4 में 3 एच पॉजिटिव आयन है, H3PO4 बोल रहा हूं मैं, H3PO4 में 3 है तो H3PO4 की क्षारकता कितनी होगी? 3। 12वां क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी में आप घोल दोगे ना SO2 को, तो सल्फ्यूरस एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, तो अम्लीय होगा। ये है सही उत्तर, अम्लीय। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, यह ध्यान रखना है सभी बच्चों को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्षारीय विलयन का पीएच है। क्षारीय विलयन उसे कहते हैं जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। तो सही उत्तर ये है 7 से अधिक। ठीक है, क्षारीय विलयन का पीएच मान तो 7 से अधिक होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार का 7 से ज्यादा, उदासीन का 7। अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल इसलिए है क्योंकि उसमें आयनन की मात्रा कम होती है, बहुत कम आयनों में टूटता है ना। जो भी अम्ल बहुत कम मात्रा में आयनों में टूटता है, आयनन की मात्रा कम होती है, आयनन का वेग भी कम होता है, तो वो टूटकर बहुत कम एच पॉजिटिव आयन देता है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला तो पता है आपको, यदि ये प्रबल अम्ल होता ना तो आप इसे खा ना सकते। ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो एसिटिक अम्ल को डेली खाते हैं, डेली, क्योंकि एसिटिक अम्ल को हम कहते हैं सिरका, विनेगर। और जो चाउमीन बनती है उसमें सिरका डलता है ना, और सिरके में हम अचार भी बनाते हैं घर में, मूली, प्याज, गाजर डाल लेते हैं सिरके में। एसिटिक एसिड का फार्मूला सब बच्चों को याद होना चाहिए, CH3COOH। तो आप इसे खा पा रहे हो क्योंकि ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। इसमें आयनन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए ये दुर्बल अम्ल है। जिस भी अम्ल में आयनन की मात्रा कम होती है, बहुत कम मात्रा में वो टूटता है आयनों में, वो दुर्बल अम्ल ही होता है। 15वां क्वेश्चन, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है तो वो अम्ल होगा, और अम्ल है तो उसका पीएच 7 से कम होगा। 7 से कम तो बस यही है, बाकी तो ज़्यादा है, तो सही उत्तर ए है। तो एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम छांट लो कौन सा होगा, क्योंकि वो अम्ल है। अम्ल ही नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल। ये प्रैक्टिकल आपने करा होगा स्कूल में भी जरूर, लिटमस पेपर वाला। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, और दूसरा होता है टार्टरिक एसिड, जिसे घरों में कहते हैं टार्टरी। घर में मम्मी टार्टरिक एसिड को नहीं जानती आपकी, वे टार्टरी को जानती हैं। साइट्रिक एसिड को नहीं जानती, वे जानती हैं सार्टरी को। जब कुछ अचार वगैरह डालते हैं ना तो उसमें टार्टरी डलती है, कुछ सब्जियों में भी डलती है टार्टरी, पर हम वे तो टार्टरी कह रहे हैं, हम क्या कहते हैं? टार्टरिक अम्ल। तो बेकिंग पाउडर में एक तो होता है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हो, और एक होता है टार्टरिक एसिड। ये दो चीज होती हैं, ध्यान रखना, रखोगे ध्यान। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, केमिस्ट्री का बहुविकल्पीय प्रश्न, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, ध्यान रखना, पक्के करके जाने हैं ये क्वेश्चन सारे। 17वां क्वेश्चन है, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जल की कठोरता को हटाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं धावन सोडा का। किसका इस्तेमाल करते हैं? धावन सोडा, यानी कपड़े धोने का सोडा। ठीक है, यानी Na2CO3 × 10H2O। 18वां, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना होता है? भाई अम्लीय वर्षा का ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.2। कितना होता है? 5.2। बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19,
शुद्ध जल का पीएच मान तो भाई 7 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कितनी बार आया। 2024, 23, 22, 19, 18, 17, 14, 11, छूट ही नहीं रहा, हर साल आ रहा सवाल। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। रखोगे ध्यान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। H2SO4 विलयन का पीएच मान। भाई H2SO4 अम्ल है, और अम्ल है तो पीएच मान क्या होता है अम्ल का? 7 से कम। तो H2SO4 विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्योंकि वो अम्ल है। अम्ल का तो पीएच मान 7 से कम होता ही है। नेक्स्ट, क्षारीय विलयन में फिनोफ्थलीन सूचक का रंग होता है। भाई फिनोफ्थलीन को हमने लिखा था ऐसे HPH, यानी फिनोफ्थलीन अम्ल है, और जब अम्लीय सूचक है तो क्षारीय विलयन में वो कैसा रंग देगा? रंग देगा ही लाल रंग। लाल कैसा रंग देता है? लाल कह दो, या फिर आप कह सकते हो ऑरेंज, संतरी। ठीक है, तो क्षारीय विलयन में फिनोफ्थलीन का रंग कैसा होता है? लाल। पढ़ रखा है ना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होगा? क्लोरीन नहीं निकाल सकता, तांबा नहीं निकाल सकता, सल्फर नहीं निकाल सकता, जिंक निकाल लेगा। जिंक तो रिएक्शन आपने पढ़ाई है, Zn+NaOH। तनु अम्ल से, तनु अम्ल, ये तो गलत ही लिख दिया रिएक्शन इन्होंने यहाँ। ये नहीं रिएक्शन आने का, ये रिएक्शन आएगा Zn+H2SO4। ये है तनु अम्ल, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो जिंक हाइड्रोजन को हटा देगा, इज इक्वल टू ZnSO4+H2। ये ZnSO4+H2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि धोने के सोडे को ज्यादातर बच्चे Na2CO3 यानी धावन सोडे को, सही सूत्र ये है, ध्यान रखना, Na2CO3 इंटू 10H2O। 10 जल के अणु होते हैं कपड़े धोने के सोडे में, 10 जल के अणु। नेक्स्ट, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच संभव मान, पीएच मान कितना होगा? जो लाल को नीला कर रहा, तो समझ जाओ वो क्षार है, और क्षार का पीएच 7 से ज़्यादा होगा। ये 7 से ज़्यादा पीएच सिर्फ वही है, बाकी सब 7 से कम है। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। Na2CO3 का प्रचलित नाम है, यानी सामान्य नाम, किस नाम से इसे जाना जाता है? इसे जाना जाता है धावन सोडा का नाम से, पर यह धावन सोडा होता नहीं है। धावन सोडा वास्तविकता में Na2CO3 इंटू 10H2O है। भाई वैसे धावन सोडा ही कहते हैं इसे, पर इसका सही नाम धावन सोडा नहीं है। प्रचलित का मतलब, जैसे हम दूध लेने जाते हैं ना बाजार में, डेयरी पे दूध लेने चले गए आप डेयरी पर, तो डेयरी पर जब दूध लेने जाओगे तो आप वहाँ सामान्य रूप से क्या कहोगे? 1 किलो दूध दे दो, 2 किलो दूध दे दो। पर दूध वास्तविकता में किलो में थोड़ा ही नपता है। दूध नपता है किस में? लीटर में। कहना चाहिए 1 लीटर 2 लीटर, कहते हैं 1 किलो 2 किलो। तो प्रचलन में है वो 1 किलो 2 किलो। इसी तरह Na2CO3 का प्रचलित नाम धावन सोडा है, वैसे इसका नाम सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश है। वैसे ये वास्तविकता में ये धावन सोडा नहीं है। धावन सोडा तो तब बनेगा जब इसमें 10 जल के अणु अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो Na2CO3 धावन सोडा, इसका नाम दुनिया बोलती है धावन सोडा, पर यह धावन सोडा है नहीं। धावन सोडा तो ये है, ये है धावन सोडा। इसे तो इसका सही नाम सोडा ऐश है, यानी सोडे की राख। ये है धावन सोडा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से मैथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाएगा? मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज एक क्षारीय सूचक है। यदि इस क्षारीय सूचक को आप अम्लीय विलयन में मिलाओगे तो कलर देगा। अम्ल कौन सा है इनमें से? ये है सिर्फ, और तो कोई अम्ल नहीं है। ये तो क्षार है, इसमें तो काम ही नहीं करने का मैथिल ऑरेंज। तो अम्ल में काम करेगा, तो सही उत्तर इसका क्या है? H2SO4 यानी अम्ल।
अम्लीय विलयन H2SO4 का। जलीय लिख रखा है तो समझ जाओ H2SO4 को पानी में घोल रखा है। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग पाउडर को जब भी गर्म करोगे तो ये गैस निकलेगी CO2, ध्यान रखना। बेकिंग पाउडर को गर्म करने से CO2 गैस निकलती है। इसी वजह से बेकिंग प्रोसेस में जो हम मैदा इस्तेमाल करते हैं वो उसमें से CO2 गैस निकल निकल कर भागती है ना, जिसकी वजह से वो कैसा हो जाता है, खोखला, छिद्रित। आपने डबल ब्रेड देखा होगा, डबल ब्रेड, जो ब्रेड खाते हैं बच्चे दूध के साथ, वो कैसा होता है, वो पोरस होता है ना, छिद्रित। और आपने रस्क भी देखे होंगे, रस्क, बंद, पप्पे देखे होंगे, ये सारी चीज़ें, ये सारी छिद्रित होती हैं। केक भी ऐसा ही होता है, उनमें सब में बेकिंग से बनाए जाते हैं ना। इसीलिए ये सारी चीज़ जहाँ से भी मिलती हैं उसे कहते हैं बेकरी। बेकरी वो दुकान है जहाँ बेकिंग वाले प्रोडक्ट्स मिलते हों, और बेकिंग प्रोसेस में CO2 गैस निकलती है, जिसकी वजह से वे ऐसे हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ है। सोडियम कार्बोनेट का ये विलयन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करोगे तो ये मिलेगा आपको सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है उत्तर सही है। ठीक है, ये रिएक्शन करा रखी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया को आप कहते हो उदासीनीकरण अभिक्रिया, और उदासीनीकरण अभिक्रिया से आपको लवण तथा जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लवण तथा जल। तो ऑप्शन डी सही है हमारा। अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं, जैसे मान लो अम्ल तो आपने ले लिया HCl और क्षार ले लिया आपने NaOH, जब इनका क्रिया होगा दोनों का तो क्या होगा देखना, ये तो बन गया लवण NaCl, NaCl तो लवण बना, और H2O बना जल। तो अम्ल और क्षार की जब आपस में क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल। देखो ये क्वेश्चन आ गया फिर दोबारा, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में आया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? ये रहा, पहले ही लिखा हुआ है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये जो फार्मूला है ना, ये जिप्सम का है। ये तब बनता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप पानी मिला दोगे। तो हड्डी के डॉक्टर इसमें पानी मिलाकर इसे इसमें बदल देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाओ, जिप्सम में बदल जाएगा। आधा जल का अणु ये है, और हमें जो है 1.5 जल का अणु और चाहिए, 1.5 जल का अणु और चाहिए, और ये बदल जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, अगला। नेक्स्ट, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दांत कब खराब होने शुरू होते हैं? ठीक है, जब pH मान आपके मुंह में बहुत ज़्यादा भोजन जब इकट्ठा हो जाता है, और भोजन इकट्ठा होने से वो सड़ने लग जाता है, तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, अम्ल में। pH मान 7 से कम हो जाता है। ठीक है तो यहाँ लिखा हुआ है, मुंह का pH 5.5 से कम होने पर, यदि आपके मुंह में एसिडिटी है, आपके मुंह दांतों के बीच में खाना सड़ रहा है, एसिड में कन्वर्ट हो रहा, और pH मान 5.5 से नीचे चला गया, तो समझ जाओ आपके दांत जो है सड़ने शुरू हो जाएंगे, समाप्त होने शुरू हो जाएंगे, गलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक को रसोई घर में उपयोग करने के अतिरिक्त निम्न को बनाने हेतु कच्चे पदार्थ के रूप में भी उपयोग किया जाता है। भाई देखो, वॉशिंग सोडा भी बनाया जाता है नमक से, ब्लीचिंग पाउडर भी बनाया जाता है नमक से, ब्लीचिंग पाउडर भी बनाया जाता है, और बेटे बेकिंग सोडा भी बनाया जाता है, भुजा हुआ चूना नहीं बनाया जाता। तो पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये सी ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कोई जलीय विलयन A फिनोफ्थलीन विलयन को गुलाबी कर देता है। फिनोफ्थलीन विलयन को गुलाबी या लाल कर दिया ना A ने, तो ये फिनोफ्थलीन होता है HPH, अम्लीय सूचक, ये क्षार है फिर।
विलयन ए में किसी अन्य जलीय विलयन बी को मिलाने पर गुलाबी रंग विलुप्त हो जाता है। ये क्षार यानी वो क्या था, फिर मिलाने पर, ठीक है। मतलब विलयन ए में फिनोल्फ्थलीन को मिलाया तो गुलाबी रंग हो गया, तो इसका मतलब ए तो क्षार है। और विलयन ए में किसी अन्य जलीय विलयन बी को मिलाने पर गुलाबी रंग विलुप्त हो जाता है, यानी बी है अम्ल, ये क्षार है, ये अम्ल है। विलयन ए और बी के लिए कौन सा कथन सत्य है? ये तो अम्ल है ना, ये तो क्षार है और ये अम्ल है। ए प्रबल क्षारीय है, गलत। ए प्रबल अम्लीय है, ए प्रबल अम्लीय होगा, नहीं अम्लीय किस तरह, ए प्रबल क्षारीय हो सकता है बिल्कुल। तथा बी दुर्बल क्षार है ना, दोनों क्षार नहीं है, ये तो है क्षार और ये है अम्ल। ए क्षार बी अम्ल, ए प्रबल अम्ल गलत। ए का पीएच 7 से अधिक है तो क्षार होगा और बी का पीएच 7 से कम, ये सही है भाई। पीएच 7 से अधिक है तो इसका मतलब ए तो है क्षार और बी का पीएच 7 से कम है तो बी अम्ल है। मैंने बताया था कि ये क्षार है और ये अम्ल है, क्योंकि फिनोल्फ्थलीन अम्लीय सूचक है, क्षारीय विलयन में ही काम करेगा। तो इसका सही उत्तर सी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो एक गैस उत्सर्जित होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिला रहे हैं हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट Na, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिला रहे हैं, CH3COOH, ठीक है, इसमें मिला रहे हैं। इस गैस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सच्चाई पता क्या है? सच्चाई ये है कि सोडियम बाइकार्बोनेट की खासियत यह है कि CO2 गैस निकलेगी यहाँ से। कौन सी गैस? CO2। CO2 गैस क्या क्या कर सकती है? यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है, हाँ जी बिल्कुल, चूने के पानी को दूधिया कर देती है CO2 गैस। यह एक जलते हुए लकड़ी के टुकड़े को बुझा देती है, CO2 से तो बुझेगा ही टुकड़ा। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुल जाती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में क्या हो जाती है? घुल जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में तो घुल ही जाएगी। इसकी गंध तीव्र होती है, नहीं CO2 की गंध तो तीव्र नहीं होती। तो सही उत्तर वो है जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही हैं। पहला दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, यही है हमारा उत्तर। CO2 गैस निकलेगी वहां से। कौन सी गैस निकलेगी? CO2। ध्यान रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट जिससे बेकिंग कर रहे थे आप अभी, CO2 गैस निकलती है। अब इसमें कहा इन्होंने कि सूची सूची 1 में दिए गए पदार्थों का सुमेलित सूची 2, जोड़े बनाने हैं, जोड़े जोड़े बनाने हैं, जोड़े, ठीक है चलो बना रहे जोड़े। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्ति बनाई जाती है, ठीक है। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा NaOH से साबुन बनाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जब किसी को एसिडिटी होती है तो यही खा लेना चाहिए, खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। और ब्लीचिंग पाउडर कीटाणु ना सके। तो 2143 देखो कहाँ है, ये रहा देखो 2143, तो सही उत्तर बी है 2143। नेक्स्ट, इसमें भी आपको मिलाने हैं जोड़े। 2023 में आया देखो ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं आजकल। ये भी 2023 में आया। कभी आप सोचो कि सर ये पक्का करके जाना है, ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं परीक्षा में। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड तो बताया था सिर का। एथेनॉल, एथेनॉल एथेनॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एथेनॉल का प्रयोग तो स्पिरिट बनाने में ही किया जाता है। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा तो अभी पढ़ा था हमने, साबुन बनाने में। अपमार्जक, कपड़े साफ करने में। 3214, 3214 ये रहा 3214, तो सही उत्तर डी है। आएगा ऐसा सवाल आपके पास, पूरे चांस है पूरे। अब इन्होंने कहा कि प्रश्न संख्या 37 से 39 तक इन प्रश्नों में
दो कथन, अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए अनुसार उचित विकल्प को चुनकर दीजिए। यदि उत्तर ए दोगे तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ने ए को सही एक्सप्लेन करा। उत्तर बी दोगे तो ए भी सही है, आर भी सही है, पर आर ने ए को सही एक्सप्लेन नहीं करा। यदि उत्तर सी दोगे तो ए सही है और आर गलत है। डी दोगे, ए गलत है, आर सही है। अब देखो 37वां क्वेश्चन क्या है। 37वां क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि किसी विलयन में H पॉजिटिव आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ से अधिक होता है तो विलयन अम्लीय होता है। बिल्कुल सही। इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा ना। इस समय तो pH कितनी है 7। यदि 10⁻⁻6 है तो pH कितना हो जाएगा 6। यदि 10⁻⁻5 है तो pH 5 हो जाएगा। यहाँ घात जितनी ज़्यादा घटेगी ना, -7 से -6 हुई तो सांद्रण बढ़ गया, क्योंकि माइनस में घात जब बढ़ती है तो समझ जाओ कुल मान क्या होता है, कुल मान। माइनस में घात जब घटती है तो कुल मान बढ़ता है। तो बिल्कुल सही बात है। ये बात बच्चों के बहुत कम समझ में आती है। चलो मैं दोबारा बता रहा इस चीज को। यदि मैं कहूँ ना कि 10⁻⁻7 है और 10⁻⁻6 है और 10⁻⁻5 है और 10⁻⁻4 है, तो pH मान तो आप बता दोगे यहाँ 7 है या 6 है या 5 है या 4 है। मैं पूछूंगी इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा तो बेटे इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है बड़ा, और इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। यानी H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता जितनी बढ़ेगी ना, विलयन उतना ज़्यादा क्या होगा, अम्लीय। तो इन्होंने कहा है कि किसी विलयन में H पॉजिटिव आयन का सांद्रण 10⁻⁷ से अधिक होता है तो विलयन अम्लीय होता है। बिल्कुल सही बात है। H पॉजिटिव आयन सांद्रण इतने से कम हो तो विलयन क्षारीय होता है। दोनों बातें सही हैं, पर यह दूसरी बात पहली बात को व्याख्या सही नहीं कर रही है, तो हमारा उत्तर बी बनेगा। ए और बी दोनों सही हैं तथा आर द्वारा ए की सही व्याख्या नहीं हो रही है। बात तो दोनों ठीक है, पर आर ने ए की सही व्याख्या नहीं करी। बात दोनों सही है। नेक्स्ट, हमारा शरीर 7 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है, थोड़ा सा क्षारीय है, सही है। जल का pH अम्लीय वर्षा के कारण 7 से अधिक हो जाता है। भाई अम्लीय वर्षा के कारण pH 7 से ज़्यादा क्यों होगा भाई? अम्लीय वर्षा के कारण तो pH 7 से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब A तो सही है, B गलत है। C, इसलिए C दिया हमने। A सही है परंतु R गलत है, R, B नहीं R। नेक्स्ट 39 अम्ल या क्षार की तनुकरण प्रक्रिया में अम्ल या क्षार को धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। बिल्कुल सही। मतलब आपको अम्ल या क्षार को पानी में मिलाना चाहिए, ठंडे पानी में, यदि उसे तनु करना है। अम्ल या क्षार में पानी नहीं मिलाना चाहिए। यदि अम्ल या क्षार में पानी मिलाओगे तो ऐसा होगा जैसे तेल की, बहुत गर्म तेल है कढ़ाई में और उसमें आपने पानी की बूंदे डाल दी, ऐसा हो जाएगा। अम्ल या क्षार में पानी ना मिलाओ, पानी में अम्ल या क्षार मिलाओ धीरे धीरे। कारण कह रहे कि जल में अम्ल या क्षार के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। बिल्कुल सही है दोनों बातें, और ये इसने इसका कारण भी बता दिया। एक दिन एक बच्चे ने एक सवाल पूछा था। सवाल ये पूछा था कि सर, जब हमारे पास एक गरम कढ़ाई है और उसमें तेल है बिल्कुल गरम, जैसे घर में मान लो पूरी, कचौरी या पकौड़ी बनने लग रही, और उस गरम कढ़ाई में यदि पानी की बूंद गिर गई तो एकदम से बहुत तेज बाहर निकल के आता है पानी, पानी की बूंदें एकदम छलकती हैं बहुत तेज। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि जब आपके पास गर्म तेल है उसमें पानी की बूंदें डाल रहे हैं ना, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा उसमें उत्सर्जित होती है, एक विस्फोट की तरह लगता है वो, विस्फोट की तरह। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया, पहला क्वेश्चन आ गया अगले चैप्टर का। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? सबको पता है, खनिज कहते हैं। पृथ्वी में जो तत्व जिस रूप में पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज। बोर्ड की परीक्षा में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं और इसमें से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अधातु है? क्रोमियम धातु, लोहा धातु,
हीलियम है अधातु, मरकरी पारा तो धातु है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, अधातु है, ये धातु है, ये धातु है, ये है अधातु, फ्लोरीन अधातु है। इनकी पहचान होनी चाहिए ना आपको, फ्लोरीन क्या है, अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। भाई ठंडे जल से तो वो रिएक्शन करेगी जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगी, और इन चारों में तांबा, सोना, एल्यूमिनियम और पोटेशियम, इनमें पोटेशियम ही सबसे ज्यादा क्रियाशील है, ठंडे पानी से क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त कर देगी। देखो ये लिखा हुआ है रिएक्शन, पोटेशियम प्लस H2O इज इक्वल टू KOH प्लस हाफ H2। ठीक है, पोटेशियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, यहाँ H2O, चलो खैर या समझाऊं इसे। देखो पोटेशियम प्लस, हमने कॉपी में इस तरह लिख रखा है रिएक्शन ऐसे, इस पोटेशियम ने इस हाइड्रोजन को हटाया, H2O ना लिख के आप ऐसे लिख लिया करो। तो ये क्या हुआ, KOH बन गया देखो, और H को अकेला तो लिख नहीं सकते, इसलिए हाफ H2 की तरह लिखना चाहिए उसे। सिखा रखी है ये चीज़ आपको। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, 5वां, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है। भाई जल के साथ क्रिया करेगी सामान्य ताप पर सोडियम, जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है। छठा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है, जिंक। ये याद रखना बिल्कुल, ये क्वेश्चन पक्के करके जाने हैं आपको, ये बार बार पूछे जा रहे क्वेश्चन। ये रिएक्शन पहले भी आई थी, Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। कौन सी अधातु है जो द्रव के रूप में पाई जाती है, वो ब्रोमीन है, ये भी याद रखना है आपको। ब्रोमीन द्रव रूप में पाई जाने वाली अधातु है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या है। भाई कैल्शियम की संयोजकता तो 2 होती है, और फास्फेट की होती है 3। अब देखो यहाँ तो 3 लिखना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा होल ट्वाइस, CA3PO4 का होल ट्वाइस, ये रहा CA3PO4 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है, ये नाम आपको याद रखना है। एल्यूमिनियम की सतह जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत उसके ऊपर जम जाती है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम की चमक खत्म हो जाती है, इसे हम कहते हैं एनोडिंग। क्या कहते हैं, एनोडिंग। नेक्स्ट, मैट में मुख्यतः होता है, ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है, 2024 में आया। मैट में मुख्य रूप से होता है Cu2S और FeS। ठीक है, धातु कर्म वाले चैप्टर, धातु कर्म वाला जो टॉपिक है उसमें कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड। भाई सोडियम ऑक्साइड तो क्षारीय है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्षारीय है, ये अम्लीय ऑक्साइड है, ये है उभयधर्मी ऑक्साइड, याद रखना है इसे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसे आप एल्यूमिना भी कहते हो, ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन देखो बोर्ड के पेपर में आए रिसेंटली, पक्के करके जाने हैं। धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है, धातुओं के लिए कौन सी बात गलत है। धातुएं सदैव सह संयोजक यौगिक बनाती हैं, यह बात, यह तो है ही गलत, ये तो गलत है, और ये यूं ही कह रहे कि कौन सत्य नहीं है। धातुएं धनायन बनाती हैं, ये तो चलने का नहीं, ये तो सही बात है, ये नहीं चलने का उत्तर में। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ये भी बात सही है, ये भी उत्तर में नहीं चलने का हमारे, हमें तो गलत छांटने हैं ना। धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है, ये भी बात सही है, तो कौन सी बात गलत है, ये ए ही गलत है, तो सही उत्तर हमारा यही होगा। इन्होंने पूछा था कि कौन सी बात सत्य नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
कटी गया, चलो देखते हैं। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु, इसका पोर्शन आधा यहाँ आ गया। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु तो जिंक है, कई बार पढ़ लिया आपने। Zn प्लस H2SO4 अम्ल से हाइड्रोजन को हटा दिया, इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन को हटा दिया। देखो Zn प्लस H2SO4, जिंक को ध्यान रखना, जिंक एक बहुत क्रियाशील धातु है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, जिंक धातु, जिंक माने जस्ता धातु, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? जिंक ने HCl से रिएक्शन करी, कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन ही तो निकलेगी। तो सही उत्तर ही है हमारा सी, हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? धातु कौन है इनमें से? देखना, इनमें से फास्फोरस है धातु, हीलियम है धातु, लिथियम ये है धातु, लिथियम, सल्फर भी है धातु है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित वो नहीं करने की जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होगी, और हाइड्रोजन से नीचे यहाँ कॉपर है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार आया देखो परीक्षा में। कॉपर अम्ल से हाइड्रोजन, अम्ल और जल से हाइड्रोजन को नहीं हटा सकती, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे रखी गई है, कम क्रियाशील है हाइड्रोजन से। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करेगी, इनमें सबसे ज्यादा क्रियाशील मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कर देगी। कॉपर तो कर ही नहीं सकती, अभी उत्तर में लगा था। प्लेटिनम और मरकरी भी नहीं कर सकती। नेक्स्ट, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है, इसे याद रखना बेटे जरूर। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र होता है Cu2S, ठीक है। कॉपर ग्लांस भी कहते हैं इसे, कॉपर ग्लांस। अयस्क है ये तांबे का। नेक्स्ट, तांबे का अयस्क है, तांबे का एक और अयस्क है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, मेलेकाइट। क्या है? मेलेकाइट। इसका सूत्र भी याद रख लेना, CuCO3 इंटू COOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट, लोहे के फ्राइंग पैन्स को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है? उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की परत, तो जंग नहीं लगता। NCERT का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्लोराइड क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है। हाँ, क्लोराइड अयस्क कौन सा है? क्लोराइड अयस्क है हॉर्न सिल्वर, ये भी याद करना पड़ेगा आपको। हॉर्न सिल्वर में देखो सूत्र AgCl होता है ना, सिल्वर क्लोराइड, तो क्लोराइड अयस्क है ये, क्लोराइड अयस्क है। हॉर्न सिल्वर कैसा अयस्क है? क्लोराइड अयस्क। नेक्स्ट, यदि कॉपर को वायु में खुला रखते हैं तो इसकी भूरी चमकीली सतह धीरे धीरे अपनी चमक खो देती है तथा इस पर एक हरे रंग की परत जमा हो जाती है। यह निम्न के बनने के कारण होता है। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण होता है। ये उत्तर सही है, CuCO3। इस लेक्चर को आप हाई स्पीड पे बार बार देख लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएंगे। और जब मैं बायोलॉजी का ऐसा ही लेक्चर लेके आऊँगा आपके लिए, उसे भी बार बार देखना है आपको हाई स्पीड पर। और फिर फिजिक्स के लेक्चर को बार बार देखना है। तो 20 नंबर इन 3 लेक्चर से आपके पूरे हो जाएंगे। और जैसे ही ये 3 लेक्चर हमारे पूरे हो जाते हैं, उसके बाद हम लेकर आएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। एक साथ सारी केमिस्ट्री के, एक साथ सारी बायोलॉजी के, एक साथ सारी फिजिक्स के, और न्यूमेरिकल्स भी एक लेक्चर में सारे करा दूंगा, प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट है। 23वां क्वेश्चन देखो, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टीन का लेपन होता है, क्योंकि मतलब डिब्बों में टीन का परत अंदर चढ़ाया जाता है
खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि टीन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है, टीन कम रिएक्शन करता है, इसलिए टीन का इस्तेमाल करते हैं खाद्य पदार्थों के डिब्बों में। कम क्रियाशील है, जो ज़्यादा क्रियाशील है वो खाने से ही क्रिया कर लेगा। पीतल है, पीतल तो पता है आपको क्या है? मिश्र धातु। पीतल मिश्र धातु है, पता है सबको। नेक्स्ट, एंटीमनी है। ये याद रखना, क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, देखो 14 में भी आया, 23 में भी, 24 में भी। एंटीमनी क्या होती है? उपधातु। एंटीमनी उपधातु होती है। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? भाई जर्मन सिल्वर में तांबा, निकिल और जिंक होता है। तांबा, निकिल और जिंक। नाम तो जर्मन सिल्वर है और इसमें सिल्वर ही नहीं है बस। जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है, ध्यान रखना। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। जब बच्चा पढ़ता है ना जर्मन सिल्वर, तो सोचता है सिल्वर तो होगा ही होगा इसमें। जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है, ध्यान रखोगे। चलो नेक्स्ट, अमलगम पता है? अमलगम, अमलगम होते हैं। अमलगम मिश्र धातु तो होते हैं। जैसे जब किसी धातु को आप पारे में, मरकरी में घोल देते हो, तो वो जो मिश्र धातु आपको मिलता है पारे के साथ, पारे के किसी भी धातु के साथ मिश्र धातु को हम अमलगम कहते हैं। जैसे मान लो हमने सोडियम को घोल दिया पारे में, तो ये बन गया सोडियम अमलगम। मैग्नीशियम को पारे में घोल दिया तो मैग्नीशियम अमलगम बन गया। किसी भी धातु का पारे धातु के साथ या मरकरी धातु के साथ जो मिश्रण या मिश्र धातु प्राप्त होती है, पारे के साथ बनने वाली मिश्र धातु को ही हम अमलगम कहते हैं। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है। जिसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, यानी वो अधातु होगा। क्या होता है? अधातु। कौन सा सही है हमारा? ए। नेक्स्ट, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अथवा वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप तक गर्म करने करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पता है? हीटिंग विदाउट ऑक्सीजन क्या कहलाता है? निस्तापन। निस्तापन, बिना ऑक्सीजन के या ऑक्सीजन की नियंत्रित मात्रा में जब आप गर्म करते हो तो इस क्रिया को आप निस्तापन कहते हो। धातु कर्म का एक तरीका है, धातु कर्म का एक स्टेप है, एक पद है, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, सिखाए थे ना सारे। अगला, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, कैल्शियम की संयोजकता होती है 2 और नाइट्रेट की संयोजकता होती है 1, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। ये सही उत्तर है हमारा बी, CaNO3 का होल ट्वाइस। दूसरे वर्ग का तत्व है ना कैल्शियम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन मैग्नीशियम धातु के लिए सत्य नहीं है? मैग्नीशियम के लिए गलत कौन सा है? यह ऑक्सीजन में एक चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ जलती है, ये तो सही है। हमें गलत ढूंढना है ना, गलत। यह शीतल जल से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ठंडे पानी से रिएक्शन कर ही नहीं सकती है, यही गलत मिल गया। यह गर्म जल से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, तो सही है। हमें गलत ढूंढना है। यह जल वाष्प से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, पर ठंडे पानी से क्रिया नहीं कर सकता मैग्नीशियम, तो गलत सिर्फ बी है, तो हमें बी देना है इसका आंसर। नेक्स्ट, क्या होता है जब कैल्शियम की जल से अभिक्रिया कराई जाती है? कैल्शियम की जब जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो यह जल से अभिक्रिया नहीं करता, भाई करेगा अभिक्रिया तो। यह जल से विस्फोटक अभिक्रिया करता है? नहीं, बहुत तेज अभिक्रिया तो नहीं करता। यह जल से कम विस्फोट अभिक्रिया धीमी करता है, ठीक है। यह जल से कम विस्फोटक अभिक्रिया धीमी करता है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं तथा कैल्शियम की सतह पर जमा हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा और चौथा सही है, तीसरा और चौथा सही है, तो ये सही आंसर है मेरा, तीसरा और चौथा, डी सही आंसर है। नेक्स्ट, जोड़े बनाने हैं, जोड़े। सबसे हल्का अधात्विक तत्व
सबसे हल्का अधात्विक तत्व ये है हाइड्रोजन, तो यहाँ तो मैं नंबर 3 लिख दूं। द्रव धात्विक तत्व कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? मरकरी, नंबर 4। सर्वाधिक आघात वर्धनीय तत्व, सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय तत्व सोना है, तो यहाँ नंबर 1 लिख दो। अधातु जो कि विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है, ग्रेफाइट है, यहाँ 2। 3 4 1 2 सही आंसर है। 3 4 1 2 देख लो कहाँ है। 3 4 1 2 देखना जरा कहाँ है। 3 4 1 2 ये रहा। 3 4 1 2 डी सही उत्तर है। सही उत्तर है हमारा डी। इसमें भी जोड़े बनाने हैं, इसमें भी जोड़े बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले है सिनेबार। सिनेबार तो ये है, ये सिनेबार है, ध्यान रखना। ये अभी पहले भी आया था क्वेश्चन। उसके बाद है बॉक्साइड। बॉक्साइड सबको पता होना चाहिए, इसका बहुत इस्तेमाल होता है। कक्षा 6 7 8 में पढ़ा था बॉक्साइड का सूत्र, Al2O3 इंटू 2S2O, ठीक है। लाइम स्टोन, चूना पत्थर। चूना पत्थर तो यही होता है, ये तो चूना पत्थर होता है जिसे आप संगमरमर भी कहते हो। और हेमेटाइट, हेमेटाइट लोहे का है उसके। 3 1 4 2, 3 1 4 2 ये रहा। 3 1 4 2 तो सही उत्तर बी है हमारा। 3 1 4 2 बी, ठीक है। चलो अब कहा इन्होंने 35 से 37। आपको पता है ए में क्या होता है, ए भी सही होता है, आर भी, और आर सही कारण बताता है ए का। बी में क्या होता है, ए सही होता है, बी आर भी सही होता है, पर आर सही कारण नहीं बताता ए का। सी में क्या होता है, ये तो सही होता है और ये गलत। और डी में होता है ये सही, ये गलत और वो सही। अब देखो जहां तक भी ये क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन ऐसा ही है। अधातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन कर देती हैं, बिल्कुल सही है, ए सही है। अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाती हैं, गलत। ए तो सही है, बी गलत है, इसलिए डी उत्तर देना पड़ेगा। ए गलत है। अधातु, अधातु हैं तो अधातु, हम धातु सोच रहे हैं धातु नहीं अधातु हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए क्वेश्चन। अधातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, अधातु नहीं करती विस्थापित, धातु करती हैं, तो ये तो गलत हो गया। और यहाँ है अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाती हैं, ये सही है। तो इसका मतलब ये गलत ये सही, तो डी ऑप्शन देना पड़ेगा हमें, डी, ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत तारों को कॉपर से बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। कॉपर विद्युत का अच्छा चालक है, इसका तो उत्तर ही बनेगा। कारण भी सही बता दिया। जो आपके घरों में फिटिंग हो रही, उसमें बिजली की फिटिंग में जो अंडरग्राउंड फिटिंग हो रही, उसमें सारे तार कॉपर के ही तो हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आदि धातुओं के ऑक्साइडों का अपचयन इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके नहीं किया जा सकता। हाँ कार्बन के साथ, कार्बन इसका अपचयन यूं नहीं करा जा सकता, कार्बन तो इनसे कम क्रियाशील है। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जैसी अति क्रियाशील धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। दोनों ही बात सही है, ए उत्तर है। इसका कारण उन्होंने सही बता दिया, वो जो ए का कारण आर में बताया गया है वो बिल्कुल सही है। अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया हमारा केमिस्ट्री का। इसमें पूछा गया है बेंजीन की संरचना सूत्र। बेंजीन का संरचना सूत्र, ये तो नहीं होता भाई, ये भी नहीं होता है। एक कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन होगा और ये डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में होंगे, देखते हैं कहाँ है बेंजीन। एक कार्बन के पास, हर एक के पास एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में, सी है इसका सही उत्तर। क्या है? सी, सही उत्तर सी है, ये है सही उत्तर। बेंजीन ऐसा होता है, देखो ऐसा ही तो होता है बेंजीन, और सब गलत हैं। देखो वहां गलती कर दी कि डबल बॉन्ड यहाँ दिया ही नहीं है, दो दो हाइड्रोजन दे दिए। हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, C6H6, और डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में, ये होता है बेंजीन। और कब आया था ये क्वेश्चन? आया था 2024 में भी आया, 23 में भी, ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको इसी में ही, ये बेंजीन जो है ना, इसे
परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है ये बना हुआ, ऐसे, ये भी, ये दोनों एक ही बात है। और ऐसे भी आ सकता है, और ऐसे भी आ सकता है, CH 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 CH, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे भी आ सकता है। तो किसी भी तरीके से आ सकता है, ध्यान रखना। 2023 में भी आया, 24 में भी आया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, प्रोपेन C3H8, ढूंढ लो कहाँ है, ये रहा, C3H8 प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन, मेथेन का संरचना सूत्र, मेथेन होता है CH4, ये है मेथेन, मेथेन ये है, बी सही आंसर है। नेक्स्ट, एल्केनो का सामान्य सूत्र, CnH2n+2, CnH2n+2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, समजातीय, देखो ये समजातीय श्रेणी है हमारे पास, क्योंकि ये भी एल्केन है और ये भी मीथेन इथेन, ये समजातीय श्रेणी है, ठीक है, मीथेन और इथेन। इसके अलावा ये तो अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये समजातीय नहीं है, ये एल्केन है, ये अल्कोहल है, ये नहीं है, देखो ये अल्कोहल, ये अल्कोहल, ये समजातीय का मतलब जिनमें क्रियात्मक समूह एक जैसा हो, ये दोनों एल्केन है, ये दोनों अल्कोहल हैं, तो हमारा उत्तर ऐसा होगा जिसमें फर्स्ट और फोर्थ दोनों दे रखे होंगे, पहला और चौथा, पहला और चौथा कहाँ है, ये रहा, पहला और चौथा, ये दोनों सही है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट, एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है, एथेनॉल की सोडियम से क्रिया कराने पर, एथेनॉल की सोडियम से क्रिया कराएंगे हम, तो एथेनॉल तो होता है, सोडियम से क्रिया करानी है, एथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, क्या होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस को ये धक्का दे देगा और ये बन जाएगा C2H5ONA और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है, ये सही उत्तर है इसका। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, बी उत्तर सही है। किसी समजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर आपको पता ही है कितना होता है, CH2, कितना होता है, CH2। समजातीय कह दो या सजातीय कह दो, एक ही बात है। सजातीय श्रेणी की खासियत यही होती है कि उसके दो क्रमागत सदस्यों के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है, देखो ये असंतृप्त है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यही तो होता है, एसिटिलीन या इथाइन भी आप इसे कह सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। हाँ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, यही है सिर्फ, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, बंकमिस्टर, बंकमिंस्टर फुलेरिन किसका अपर रूप है, कार्बन का, किसका है, कार्बन का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, देख लो। नेक्स्ट, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें C2H6, C2H6 ऐसा ही तो होता है, देखना जरा, C2H6 ऐसा होता है। सह संयोजक बंध कितने हैं, देखना, 3 और 3 6 और एक बीच में 7, 7 हैं, ये है सही उत्तर, 7 सह संयोजक आबंध हैं, बी। नेक्स्ट, एल्काइन, एल्काइन का सूत्र, एल्काइन माने ट्रिपल बॉन्ड, इसमें एल्काइन सिर्फ ये है C3H4, ये एल्काइन है C3H4, देखो फार्मूले से देख लो, चाहे CnH2n-2, चाहे तो ऐसे देख लो और चाहे ऐसे देख लो,
C3H4 है ना, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा, बाकी इसके ऊपर जुड़ेंगे आपके हाइड्रोजन 3, और यहाँ एक जुड़ेगा, देखो 4 ही तो हुए H, C3H4। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल होता है। ये तो प्रैक्टिस करा रखी है आपको पूरी। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल। नेक्स्ट, C2H6 का IUPAC नाम एथेन, 2 कार्बन वाला एल्केन एथेन, 2 कार्बन वाला एल्केन एथेन। नेक्स्ट, कार्बन परमाणु की संयोजकता सारी दुनिया को पता है 4 है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4। प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल 4 कार्बन वाला एल्कोहल, 4 कार्बन वाला एल्कोहल, नहीं 4 नहीं 3, प्रोप माने तो 3 होता है, 3 कार्बन वाला एल्कोहल, यानी C3H7 ही तो होता है प्रोपाइल अल्कोहल, ये रहा C3H7OH, C3H7OH। ये संरचना सूत्र बना दिया इन्होंने। नेक्स्ट, प्रोपेनल, प्रोपेनल का मतलब, नल का मतलब एल्डिहाइड, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड ऐसा होता है CH3, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, और तीसरे कार्बन का CHO बना दो। अब कार्बन गिनो कितने हो गए, कार्बन तो हो गए 3, हाइड्रोजन हो गए 3 और 2 5 और 1 6, C3H6O। कहाँ है C3H6O? ये रहा। क्रियात्मक समूह याद होने चाहिए, अल्कोहल का OH होता है और एल्केनल का होता है एल्डिहाइड। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है? OH, ब्यूटेनॉन, इसमें तो है कीटोन, ब्यूटेनॉल इसमें है OH, और ब्यूटेनोइक अम्ल इसमें COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ब्यूटेनल इसमें है CHO, एल्डिहाइड, नल आ गया ना इसमें, तो सही उत्तर ही है हमारा। इन्होंने OH पूछा था ना कि इसमें है। नेक्स्ट, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है, यानी 4 कार्बन वाला, जिसका प्रकार्यात्मक समूह है ब्यूटेनॉन, नॉन, नॉन माने कीटोन, ये है इसका सही उत्तर, कीटोन है इसमें, क्या है? कीटोन। नेक्स्ट, अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। यदि आप अल्कोहल में से हाइड्रोजन निकाल दोगे तो एल्डिहाइड ही तो मिलेगा आपको, ठीक है, अल्कोहल में से हाइड्रोजन निकाल दोगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है। नेक्स्ट, सजातीय युग्म, सजातीय युग्म, ये तो है आपका CH4 में तो सिंगल बॉन्ड है, C2H4 में डबल बॉन्ड, ये सजातीय नहीं हो सकते। इसमें अल्कोहल है, इसमें एल्डिहाइड है, ये सजातीय नहीं हो सकते। इसमें एल्डिहाइड है और इसमें भी एल्डिहाइड है, ये सजातीय हो सकते हैं। और इसमें आपका अल्कोहल है और इसमें क्या है? इसमें ईथर है, ये सजातीय नहीं हो सकते, तो ऑप्शन C सही है। नेक्स्ट, दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक प्रकार्यात्मक समूह वाला है, कीटोन किसमें? कीटोन इसे कहते हैं, देखो कीटोन, जिसमें R और बीच में ये हो CO वाला ढूंढो कहाँ है। इसमें तो COOH है, इसमें भी COOH है, इसमें है CO, देखो ये है सही उत्तर, और इसमें है अल्कोहल, तो सही उत्तर B है, कीटोन। जो क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह है ना, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। एक पूरी सारणी बनवाई थी मैंने समझाने के लिए, पूरी सारणी बनवाई थी। अब इसमें पूछा है निम्नलिखित में एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है CHO, और एल्डिहाइड के लिए नाम इस्तेमाल करते हैं हम एल्केनल,
क्या इस्तेमाल करते हैं? एल्केनल, एल्केनल। एथेनॉल ये नहीं है, एथीन नहीं है, एथेनॉल में तो ओ एच है, और एथीन में है डबल बॉन्ड। एथेनल ये आ गया नल, इसमें है सी एच ओ। एथाइन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, आइन आ गया। ये उत्तर सही है, बी, बी सही है। कीटोन, कीटोन पता है कीटोन कौन सा होता है? ये कीटोन होता है ये। कीटोन का नाम होता है एल्केनोन, एल्केनोन। तो नॉन देखना किस में आएगा, नॉन। इसमें तो नॉल आ गया, नॉल होता है अल्कोहल के लिए, इसमें भी नॉल आ गया अल्कोहल के लिए, इसमें आ गया नॉल अल्कोहल। ये नॉन है, ये है कीटोन। ठीक है, कीटोन, कीटोन, कीटोन। ये एल्डिहाइड बना दिया। असल में दोनों भाई है ना, एल्डिहाइड और कीटोन। तो सही उत्तर बी है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल CH3COOH का IUPAC नाम। कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। और इसमें कितने कार्बन है? दो। दो कार्बन में एल की जगह क्या आ जाएगा? एथ, एथेनोइक एसिड। तो इसका नाम एथेनोइक एसिड है। देख लो कौन सा है, ये दे रखा है, देखो, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल। सही नाम तो एथेनोइक एसिड ही है, एथेनोइक एसिड। भले ही इन्होंने एथेनोइक अम्ल लिख दिया। ब्यूटेनॉन के में क्रियात्मक समूह है, ब्यूटेनॉन। नॉन माने कीटोन, और कीटोन माने ये, कहाँ गया, ये रहा, सीओ। सीओ इधर भी और इधर भी, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तीनों बातों का एक ही मतलब है, कार्बन के दोनों तरफ होना चाहिए एल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट, तेलों को पैलेडियम या निकेल आदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर वसा प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया निम्न का उदाहरण है। भाई दोनों आपस में जुड़ जाते हैं ना, हाइड्रोजनीकरण एक संकलन अभिक्रिया है, संकलन अभिक्रिया, या फिर इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हो आप। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर ज्यादातर संकलन या योगात्मक अभिक्रियाएं ही होती हैं। निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, इसमें तो सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी ये है C2H4, ऐसा होता है ना C2H4, देखो। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो पता है आपको, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं संतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त। सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है नल, नल, नल का मतलब एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड ये है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एल्कीन है, एल्कीन माने ईन, एल्कीन, ईन, ईन माने डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किस में है देखना जरा, ये रहा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है ना, तो ये है एल्कीन। नेक्स्ट, मोमबत्ती का जलना कैसी अभिक्रिया है? मोमबत्ती जब जलती है तो ऊष्मा निकलती है ना बाहर, ठीक है, इसलिए वो कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। डी सही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मोमबत्ती का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट, 31, 31, यह है CH3CHCHO IUPAC नाम। 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल, ये है 2 मिथाइल प्रोपेनल। प्रोपेन नल है, ध्यान रखना, नल, नॉल नहीं, एल्डिहाइड के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में एल्काइन है, एल्काइन,
एल्काइन माने YNE, आइन, ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक देख लो आप कौन सा है। ये रहा देखो ट्रिपल बॉन्ड, तो यही है आंसर हमारा। जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तभी तो उसे कहते हैं एल्काइन। नेक्स्ट, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? सबको पता है कार्बन में, जब भी तो कार्बन के इतने सारे यौगिक हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं इसे, श्रृंखलन के गुण को कहते हैं कैटिनेशन का गुण, श्रृंखला बनाने की क्षमता। ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है। ईंधन और औषधियों के रूप में याद रखना, इसे क्या उपयोग होता है? एथेनॉल, 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 ठीक है, एथेनॉल। नेक्स्ट, पावर अल्कोहल में भी तो इस्तेमाल होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या नहीं होता? डबल बॉन्ड। भाई डबल बॉन्ड आ गया फिर तो वो संतृप्त रहा ही नहीं, फिर तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बन अपने 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों की 4 एक संयोजक परमाणुओं जैसे हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करके 4 सह संयोजक बंध बनाता है। पता है, 4 बंध बनाने के पश्चात कार्बन निम्न का विन्यास प्राप्त कर लेता है। कार्बन नियोन का, भाई कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और यदि उसने 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली तो उसके पास 10 हो जाएंगे, और 10 किस में होते हैं? नियोन में, नियोन 10, याद होगा आपके, तो नियोन जैसा हो जाता है वो। नेक्स्ट, निम्न रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। एसिड प्लस अल्कोहल इज इक्वल टू एस्टर प्लस वाटर। देखो यहाँ से जो है एक, यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से OH, ये तो निकल गया आपका H2O। क्या बचा अब? CH3COO तो CH3COO आएगा यहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है। CH3COO ये लिखा हुआ देखो, सी ऑप्शन सही है आपका। एस्टरीकरण है इस अभिक्रिया का नाम, सिखाया था आपको, ये नीचे दे रखी देखो रिएक्शन, ये दे रखी है एसिड प्लस एल्कोहल इज इक्वल टू एस्टर। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन। नेक्स्ट, खनिज अम्ल, खनिज अम्ल ऐसे होते हैं जैसे HCl, H2SO4, HNO3। खनिज अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्लों की अपेक्षा अधिक प्रबल अम्ल होते हैं, क्योंकि खनिज अम्ल पूर्णतः आयनीकृत होते हैं, बिल्कुल सही। कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनीकृत होते हैं, गलत। खनिज अम्ल आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, गलत। कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक रूप से, ये सही है, पहला और चौथा, पहला और चौथा, यानी ये देखो पहला और चौथा दे रखा ना, ऑप्शन ए में गोला करना है हमें। नेक्स्ट, साबुन के अणु में होता है, साबुन के अणु में ध्यान रखना, जल रागी शीर्ष और जल विरोधी पूंछ, ठीक है, बताया था ना उसमें मिसेल जब बनाया था कि सिर तो सारे बाहर रहेंगे, पूंछ अंदर धसी रहेंगी, जैसे एक रबड़ की बॉल में आपने आलपिन घुसा दी हो बहुत सारी, ऑलपिन बहुत सारी इस तरह घुसा दी हो। मिसेल बनना सिखाया था, मिसेल कैसे बनता है? जोड़े मिलाने हैं, जोड़े, ठीक है, यहाँ जोड़े मिलाने हैं। देखो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म तो ये है, तो यहाँ तो मैं नंबर 4 लिख देता हूँ, ये क्लोरोफॉर्म है ना। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ये है 3। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल ये है C, 2 कार्बन वाला अल्कोहल। 4 3 1, सोडियम इथॉक्साइड ये है, सोडियम, और ये है इथॉक्साइड 2। 4 3 1 2, 4 3 1 2, ये रहा 4 3 1 2, ऑप्शन ए सही है आपका। फिर क्या है? यहाँ भी जोड़े मिलाने हैं, देखो यहाँ भी जोड़े मिलाने हैं, चलो देखते हैं। यह है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो ये है देखो।
ये एल्डिहाइड ही तो है, देखो CHO आ गया, तो यहाँ तो 2 आएगा, पहले 2, यहाँ 2, दूसरे नंबर का तो इससे मिल गया ये। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब वो नीचे होगा, 4 नंबर पर होगा एल्काइन। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, COOH यही दिखाई दे रहा मुझे ऊपर ही, देखना ये COOH है, देखो COOH। तो 4, नहीं क्या था इसका, तो था एल्डिहाइड का, तो ये था 2, 4, 1, और नीचे क्या है, हेलो एल्केन, देखो RBR। तो इसका सही उत्तर होगा, थोड़ा इसे छोटा कर दूं मैं जिससे आपको समझ में आ जाए, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे बहुत ज़्यादा। अब तो आगे सारे दिखाई दे रहा आपको, देखो एल्डिहाइड तो है ये वाला, तो यहाँ तो लिखूंगा मैं 2, और एल्काइन है, ये ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा आपको, यहाँ लिखूंगा मैं 4, और कार्बोक्सिलिक अम्ल ये रहा COOH 1, और हेलो एल्केन ये रहा RX 3। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ढूंढो उत्तर कहाँ है, ढूंढना जरा। ये रहा 2 4 1 3, सही उत्तर ही है यार, D। अब है वही कथन वाले क्वेश्चन, आगे देखो कथन वाले क्वेश्चन, यहाँ से कथन वाले क्वेश्चन ऐसे हैं कि पहला दिया इन्होंने अभिकथन A, कार्बन के ऑक्साइड कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट लवण को छोड़कर कार्बन के सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, कार्बन के ऑक्साइड कार्बनिक नहीं होते, कार्बोनेट कार्बनिक नहीं होते, और हाइड्रोजन कार्बोनेट ये कार्बनिक नहीं होते, सही बात है बिल्कुल। यहाँ कार्बन रहित यौगिक अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, ये भी सही है, दोनों बात सही है। पर यहाँ जो है ना, ये कारण जो बताया गया है वो इस कथन का स्पष्टीकरण नहीं है, इसकी ये जो कारण है वो इसकी व्याख्या नहीं है, दोनों बात सही। तो हम ऑप्शन क्या देंगे, बी में यही तो होता है कि दोनों बात सही है, पर कारण कथन को पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर रहा सही तरीके से। उसके बाद देखो दूसरा 43, समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को जब अणुभार 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो यह श्रेणी सजातीय या समजातीय श्रेणी कहलाती है। बिल्कुल सही बात है, कारण देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। समजातीय श्रेणी के कोई 2 क्रमागत सदस्य CH2 इकाई या 14 यूनिट अणुभार का अंतर प्रदर्शित करते हैं, दोनों बात सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ए हम इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट ऐसा ही है अगला क्वेश्चन, भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग किया जाता है। हाँ ठीक है, ठीक है, जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं, ठीक है, तो सही है दोनों बात। उसके बाद ये आ गया अगला चैप्टर, बायोलॉजी का पोर्शन आ गया। केमिस्ट्री के हमने सारे चैप्टर कर लिए पूरे, केमिस्ट्री के हमने सारे चैप्टर पूरे कर लिए, और जितने भी केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, जितने भी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए बहुविकल्पीय में, सारे कर लिए हमने, यानी 7 से 8 नंबर आपके पक्के हैं बिल्कुल, यदि आप इस लेक्चर को देख लेते हो बार बार, इसे बार बार देखो, हाई स्पीड पर देखो, जिससे आपको पता चलता रहे सारी बातों का। ठीक है, यदि यह लेक्चर वास्तविकता में आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करना। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगला लेक्चर बहुत जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा, जो बायोलॉजी का होगा, इससे आगे क्वेश्चन सारे बायोलॉजी के हैं। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, ओके बाय, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम।